हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, हमने जो है रिविजनल वीडियो स्टार्ट की है। तो आज हम चैप्टर 2 10th क्लास को रिवाइज कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है बच्चों हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एसिड और बेस। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिड की, तो एसिड के बारे में बेसिक जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो एसिड जो है खाने में यानी कि टेस्ट में खट्टा होता है, सॉरी टेस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेसिक दो ही पॉइंट अच्छे हैं बेसिक के लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, और हमारा जो है एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। उसी तरीके से बच्चों बेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेस आप देख सकते हो, बेस में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स, एक हाईलाइटर ले लेते हैं। ये ठीक है। तो बेस में बच्चों बिटर इन टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। बेस कैसा होता है? खाने में थोड़ा सा बिटर, मतलब कड़वा है, कड़वा होता है टेस्ट इसका। ये रेड लिटमस को बच्चों, एसिड का ऑपोजिट रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये ध्यान रखना, अगर रेड लिटमस और उसको ब्लू में कन्वर्ट करा तो वो बेस कहलाएगा। एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हमारा सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हमारा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आप सभी देख रहे होंगे कि बेस में जो है हाइड्रोक्साइड आपको इसके नाम के पीछे नजर आ रहा है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे बेस कहलाते हैं। तो बेसिक जानकारी थी एसिड और बेस के बारे में। चलिए, सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। तो मैं आपको कुछ नेचर में जो हमारे एसिड्स पाए जाते हैं नेचुरली, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि बच्चों आपने विनेगर का नाम सुना होगा। विनेगर जो सिरका होता है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी कि वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ऑरेंज के अंदर बच्चों सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन के अंदर बच्चों सिट्रिक एसिड सेम, ठीक है। टर्मरिक के अंदर जो यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड्स, और टोमेटो के अंदर यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड्स पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन थे। और यहाँ पे ऐसे ही आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, आंट मतलब वही चींटी के डंक में जब चींटी काटती है तो बड़ी खुजली सी होती है थोड़ी, ठीक है। और ऐसे ही एक नेटल का प्लांट होता है, उसका भी अगर उसकी स्ट्रिंग जो उसके पत्तों पे जो छोटे छोटे कांटे से होते हैं अगर वो छुप जाए तो भी एक छोटा सा इरिटेशन होती है थोड़ी सी। और वहां पर भी हमारी बॉडी में एसिड जो है वो चला जाता है, उसको मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक एसिड्स थे आपके सामने। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में जानना है। एसिड बेस इंडिकेटर किसे कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर, तो सबसे पहली बात तो एसिड बेस यानी कि अम्ल और क्षारक, ठीक है, इसके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करते हैं, किस चीज को इंडिकेट करें, एसिड है कि बेस है। तो याद रहे, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इंडिकेट कराते हैं कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि ये हमें क्या बताते हैं? इंडिकेट कराते हैं कि इस सॉल्यूशन में एसिड है या फिर बेस प्रेजेंट है। तो उसी के इंडिकेटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले है लिटमस सॉल्यूशन। पहला इंडिकेटर कौन सा हमारा? लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? तो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर बच्चों, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज पर्पल डे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लाइकिन, लाइकिन का प्लांट होता है, वहां से लाइकिन के वहां से निकाला जाता है इसको, ठीक है। एग्जांपल के और भी अदर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे लिटमस सॉल्यूशन उसका और भी अदर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल रेड कैबेज, ठीक है, लाल जो पत्ता गोभी होती है उसके सॉल्यूशन से भी तैयार किया जाता है ऐसे ही सॉल्यूशन है जिससे हम एसिड बेस का पता लगाते हैं, ठीक है। कलर्ड पेटल ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, ठीक है, इनसे भी पता लगाया जाता है, यानी कि टर्मरिक से भी पता लगाया जाता है, हल्दी के उससे भी जो है इंडिकेटर्स बनाया जा सकता है। ऐसे ही पिटूनिया के प्लांट्स होती है पेटल्स, पत्तियां, उससे भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही इंडिकेटर्स। अब उसी तरीके से एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो बेसिक बच्चों से बचपन से दिखाया जाता है स्कूलों में, रेड और ब्लू में कन्वर्ट होता रहता है, वो भी एक इंडिकेटर है। इसी तरीके से बच्चों एक और इंडिकेटर्स है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें एसिड और बेस के प्रेजेंस से उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इसको हिंदी में गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि इससे की जो गंध आएगी, जो स्मेल आएगी, उससे हम यहाँ पर इंडिकेट कराते हैं कि एसिड है कि बेस है, वो इंडिकेशन हमें मिलती है। तो इसीलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जांपल के लिए अनियन, अनियन हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर आता है, तो वहां पर ये आप देख सकते हो। इसी चक्कर में बच्चों आपको ये चीज समझाने के लिए कि इंडिकेटर्स कैसे, कहां इस्तेमाल कैसे करा जाता है, मैंने आपके लिए बेसिक सी टेबल बनाई है, बहुत बढ़िया टेबल है, याद करने में आसानी होगी।
एसिड बेस इंडिकेटर्स की टेबल है, तो मैंने पहले बॉक्स में लिखा हुआ है नेम ऑफ इंडिकेटर्स, फिर यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, वो सारी चीजें। तो अगर मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर मान लो आपके पास लिटमस सॉल्यूशन है ब्लू कलर का है, तो अगर जैसे ही आप उसके अंदर एसिड डाल दोगे बच्चों, तो एसिड में वो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगर आप बेस डाल दोगे तो नो चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू है तो बेस में क्यों ही चेंज करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लिटमस सॉल्यूशन आपके पास कौन सा है, रेड वाला है, तो रेड में अगर एसिड डालोगे तो वो तो एसिड तो रेड करता है, वो ऑलरेडी रेड है, तो कहां से चेंज होगा, नो चेंज। लेकिन अगर रेड के अंदर आप क्या डाल दोगे बच्चों, बेस डाल दोगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही टर्मरिक, हल्दी, हल्दी का जो होता है, ठीक है, उसमें अगर आप एसिड डालते हो नो चेंज, आपको एसिड के प्रेजेंस में उसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं नजर आएगा बच्चों, लेकिन बेस के प्रेजेंस में वो हल्का सा रेडिश कलर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। हल्दी पे हल्दी का जो कपड़ा वगैरह होता है, या फिर कपड़े पे अगर कहीं हल्दी का दाग लग जाए, तो आप देखना वहां पर साबुन लगाने के बाद, क्योंकि साबुन के अंदर होता है बेस, और बेस प्रेजेंट रहता है साबुन के अंदर, तो वो रेडिश रेडिश कलर का हो जाता है जब उसमें साबुन अप्लाई किया जाता है। वहीं पे बच्चों एक तरीके का इंडिकेटर और है जिसको हम मिथाइल ऑरेंज के नाम से जानते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है। अब ये ऑरेंज कलर का होता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप इसके अंदर एसिड डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इसका कलर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन अगर बेस डाला जाता है ना, तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, सब आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता लगती है। ऐसे ही फिनोल्फ्थेलीन, जो कि कलरलेस होता है, देखने में बिल्कुल पानी जैसा लगता है, फिनोल्फ्थेलीन, लेकिन इसमें जब एसिड डाला जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर मान लो तुम कोई सॉल्यूशन डाल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कैसा होगा, एसिड है कि बेस है, अगर तुमने उसको डाला और फिनोल्फ्थेलीन का कलर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वो एज इट इज था जैसा था, तो इसका मतलब वो एसिड था। लेकिन अगर वो बेस होगा तो वो पिंक में कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर फिनोल्फ्थेलीन जो कि कलरलेस था, अगर वो पिंक में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड काफी बच्चों को जो है कंफ्यूजन रहती है बहुत बार ज्यादा। डाइल्यूट एसिड की अगर बात करो बच्चों, तो डाइल्यूट एसिड बहुत इजी है, कहता है कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि जिसमें अमाउंट जो है एसिड का वो कम हो, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी का अमाउंट क्या हो बच्चों, ज्यादा हो, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड कम है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें पानी का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। उसी तरीके से कंसंट्रेटेड एसिड की अगर बात करूं, कंसंट्रेटेड एसिड में इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है एसिड की, एसिड जो ज्यादा होता है और लार्ज अमाउंट में एसिड होता है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में वाटर होता है, यानी कि पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा ज्यादा, तो वहां पर जो बनता है हमारा कंसंट्रेटेड टर्म आती है। तो ये दो टर्म है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, तो बिल्कुल इजी है, याद रखना है इसको, ठीक है। डाइल्यूट कब लगेगा, जब एसिड का अमाउंट कम हो, पानी का ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड कब लगेगा, जब हमारा जो है एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और पानी का कम हो, तब उस केस में। तो ये छोटा सा सेक्शन था बच्चों, क्या हमारा एसिड बेस के बारे में बेसिक जानकारी। हमने इंडिकेटर्स के बारे में जान लिया, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज बेसिक जान ली, ये क्या है क्या नहीं। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कैसा चेंज आएगा, वो इंडिकेटर की टेबल जरूर याद कर लेना, पीडीएफ आप कमेंट में डाल देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आप एक बार लिख देना उसमें कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम यहाँ से बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, तो एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है बच्चों, तो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, याद रखो, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पर देखो HCl में जिंक डाल दिया तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। HNO3 एसिड लिया हमारा नाइट्रिक एसिड, इसमें जिंक डाल दिया तो ZnNO3 का वोल्ट वाइज बना, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर फिर हमने H2SO4 लिया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से जिंक डाल दिया उसके अंदर मेटल, तो हमारे पास ZnSO4 और H2O हाइड्रोजन गैस बनी। फिर हमने एक और एसिड लिया वीक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, यानी कि इथेनोइक एसिड, उसमें जिंक डाल दिया तो यहाँ पर क्या बना हमारा, फिर से एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। तो आप सभी में जितनी भी रिएक्शन मैंने एग्जांपल में लिखे, सब में एक चीज नोटिस करी होगी, क्या
कि अगर आप एसिड के अंदर मेटल डाल देते हो तो आपके पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सॉल्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है आपने एसिड कौन सा लिया और मेटल कौन सा लिया। चलिए अब बात आती है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर गैस बन रही है, पहली बात तो वो कौन सी गैस है, जब मेटल और एसिड मिलते हैं तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन गैस है। अब बात आती है हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेजेंस का पता कैसे लगाओगे। अब भाई हाइड्रोजन गैस है ये आपको लिखने से पता लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आप हाइड्रोजन गैस जब निकल रही होगी तो देख के थोड़ी बता पाओगे, गैस थोड़ी चिल्लाती है कि मैं हाइड्रोजन हूं, हाइड्रोजन हूं, नहीं, आप नहीं पता लगा पाओगे, देखकर नहीं पता लगा पाओगे तो कैसे पता लगाओगे। तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट किया जाता है जिसको पोप टेस्ट कहते हैं। तो वो पोप टेस्ट के बारे में जानते हैं क्या, पेपर में आता है, ध्यान रखना, हाउ दिस गैस विल बी टेस्ट, ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो कहता है व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज नियर अ टेस्ट ट्यूब। बच्चों अगर मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब में इसको करा रहे हो, वहां से गैस रिलीज हो रही है, तो आप एक बर्निंग कैंडल यानी कि एक जलती हुई मोमबत्ती को वहां पर ले जाओ, ठीक है, उस गैस के पास, जो कि किसके अंदर क्या है, कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न विद पॉप साउंड, और वो टेस्ट ट्यूब में से आवाज आएगी, पॉप साउंड की आवाज आएगी, ठीक है। और दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये ही एक तरीका है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पता करने का। या फिर एक तरीका और है, आप क्या करो, जो आपकी गैस निकल रही है उसको एक ट्यूब के थ्रू एक सोप सॉल्यूशन में डाल दो। सोप सॉल्यूशन में डालोगे तो उस गैस के क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और उन बबल्स के पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आओ और देखना फिर बबल्स जब फूटेंगे ना तो आवाज आएगी, उसमें से पॉप साउंड की। वो पॉप साउंड की आवाज इसलिए आती है बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, यानी कि नेचर में कैसी होती है, फटने वाली गैस होती है, थोड़ी फटती है वो आवाज, आवाज जैसी उसमें आती है, फटने की आवाज आती है, फटफट की आवाज आती है। तो इसका मतलब है वो कौन सी गैस थी बच्चों, हाइड्रोजन गैस थी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। अब सेम चीज है कि मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो मेटल अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ, दे आल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों सेम रिएक्शन, यानी कि मेटल चाहे एसिड के साथ रिएक्ट कर ले चाहे बेस के साथ रिएक्ट कर ले, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आपको देगा सेम। तो बेस रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट में मिलेगी बच्चों। एग्जांपल के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस है जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, तो आपको क्या बना, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई, सिंपल। चलिए यहां पर मैंने एक नोट डाली हुई चीज, क्या कहता है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल टाइप ऑफ मेटल्स। बच्चों ये ध्यान रखना, सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कभी आप सोचो सबके साथ होगी, क्योंकि कुछ मेटल्स रिएक्टिविटी में कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, तो इन सारे का अलग अलग फंडा है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। ये यहां से क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको एसिड की रिएक्शन देखनी है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। तो बच्चों मेटल कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, याद कर लो, सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए सोडियम कार्बोनेट मैंने लिया, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, उसमें HCl डाल दिया, HCl डाल दिया तो आपके पास तीन प्रोडक्ट बने, कौन कौन से, NaCl, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O, ये फिक्स है, यही बनेंगे, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप क्या लेते हो बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि सेम प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। तो बहुत आसान चीज है याद करने के लिए, क्या आप चाहे मेटल कार्बोनेट डाल लो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल लो, मिलना आपको क्या है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिक्स है, याद कर लो, यहाँ पर दिमाग में डाल लो, पेपर में जरूर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एग्जांपल के लिए NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, तो इसको आपने एसिड HCl के साथ डाल दिया, सॉरी एसिड कह रहा हूं, HCl के साथ डाल दिया, हमारे पास क्या बन गया है बच्चों, NaCl बन गया है, जो कि एक सोल्ट है, ठीक है, कॉमन सोल्ट, और हमारे पास CO2 बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है। तो सेम रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पहली बात तो कुछ नहीं आएगा कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके तो क्या बनाता है, तो आपको पता लग गया क्या बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस पे पूछेगा कि कौन सी गैस बनती है, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो बोलेगा इसकी प्रेजेंस का कैसे पता लगाओगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसकी प्रेजेंस का कैसे पता लगाओगे। तो इस पर की प्रेजेंस का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है लाइम वाटर टेस्ट करा दो बच्चों। क्या करा दो, लाइम वाटर टेस्ट। सर जी लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट में बिल्कुल इजी है, आप क्या कराओ, जो गैस निकल रही है उसको पास करा दो लाइम वाटर से। किससे पास करा दो, लाइम वाटर से। तो पासिंग द CO2 गैस, ठीक है, इवोल्व थ्रू अ लाइम वाटर। अब बात आती है सर जी लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि चैप्टर 1 में सिखाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं। तो लाइम वाटर आपने लिया जो कि एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लाइम वाटर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी,
जैसे ही आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे, ये रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने रिवाइज जो रिवीजन की वीडियो में डाल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में डाली हुई है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। लाइम वाटर में जैसे CO2 डाली बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ और वाटर बना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही आप लाइम वाटर के अंदर CO2 डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से वो मिल्की मिल्की कलर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रेजेंस का पता लग जाता है। अगर लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो गया है तो समझ जाओ गैस कौन सी थी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड थी। समझ में आई बात? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस का पता लगाता है, यानी कि वो मिल्की क्यों हुआ बच्चों, रीजन आ जाए मिल्की क्यों हुआ, तो आप बता देना वहां पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, जिसकी वजह से वो मिल्की कलर आया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात आती है वहीं से, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और होगा कि अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 डाल दोगे तो क्या होगा। तो बच्चों ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा यानी कि एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 पास कराओगे उसी वाटर से, उसी हमारे मिल्की वाले वाटर से अगर ज्यादा अमाउंट में CO2 डाल दोगे तो नीचे दी गई रिएक्शन होगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में आपने H2O डाला, ठीक है, और जो हमारे पास जो कि प्रोडक्ट था यहाँ पर, ये देख सकते हो ऊपर वाली रिएक्शन में, तो इसमें आपने फिर से CO2 डाल दी, यानी कि एक्सेस अमाउंट में CO2 डाल दोगे तो क्या होगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने से क्या हुआ, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट था, वो जो कि इनसोल्यूबल था, अब क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया, यानी कि वो घुल गया। तो इसका मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो गया, खत्म हो गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट खत्म हो गया तो मिल्की कलर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि मिल्की कलर इज डिसअपीयर। समझ में आ रही है? सीधी बात है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूबल हो जाता है इन वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मिल्की कलर गायब हो गया। तो एक जब आप CO2 डालोगे तो मिल्की कलर आएगा, एक्सेस CO2 डालोगे तो मिल्की कलर चला जाएगा। तो यही टेस्ट है हमारा कौन सा बच्चों, लाइम वाटर टेस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विद एग्जांपल्स में जाना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहली बात तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, तो इजी सा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है बच्चों, जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाता है और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और वाटर बने। क्या बोला मैंने, जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाए और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप नीचे देख सकते हो, बेस और एसिड को आपस में मिलाया, सॉल्ट और वाटर बना, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaOH प्लस HCl NaCl एंड H2O, ये आपका एग्जांपल हो गया बच्चों। क्लियर है? चलिए न्यूट्रलाइजेशन बहुत इजी था, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। आपको यहां पर सीखना है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या दिखाई देगा। तो बच्चों मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो बहुत इजी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि सॉल्ट और वाटर आपको बन के आएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर बना है, समझना ध्यान से। तो यहां पर एग्जांपल लिया मैंने कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर इज अ मेटल, मेटल ऑक्साइड है ये, ठीक है। HCl डाल दिया, एसिड डाल दिया तो क्या बना हमारा, कॉपर क्लोराइड बना, और हमारे पास पानी बना, यानी कि सॉल्ट और वाटर बन के आया। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक चीज नोट करने वाली है बच्चों, क्या नोट करने वाली है कि यहां पर जब आप ऐसा करोगे तो एक अपीयरेंस का साथ ब्लू ग्रीन कलर आपको जो है सॉल्यूशन का दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के बनने से वहां पर एक कलर सा दिखाई देगा आपको, एक कहते हैं बुदबुदाहट के साथ, ठीक है, एक कलर आएगा, ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देगा आपको, वो उसका रीजन है जो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बना उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, इस रिएक्शन हमने समझा क्या, इस रिएक्शन से हमने जाना क्या। तो बच्चों इस रिएक्शन से हमने ये जाना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो सोल्ट और वाटर दे रहे हैं। सर जी क्या ये चीज समझ में नहीं आई बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको मैंने अभी ऊपर बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या, कि जब बेस के साथ एसिड डालोगे तो ही सोल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन अभी इस वाली रिएक्शन में आपने क्या देखा, एसिड के साथ क्या डाला गया, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड डाला, लेकिन बना क्या, सोल्ट और वाटर। दैट मींस कि जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पर कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है बच्चों, तभी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, क्योंकि एसिड के साथ बेस आएगा तभी ऐसा होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमारे जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के होता है, बेसिक नेचर के होता है। ये प्रूफ करने को आता है विद एग्जांपल, ध्यान रखना एग्जाम में, नोट कर लो इस चीज को, आएगा फिर मत कहना बताया नहीं मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेम उसी तरीके से एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, इसके ऑपोजिट, जस्ट उसके ऑपोजिट। 10th क्लास की साइंस में है क्या, केमिस्ट्री में है क्या, अरे इतनी आसान है ना, पूछो मत। आपको बस क्या करना है, चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, चीजों को पढ़ते हुए चलना है, चीजों को अप्लाई करते हुए चलना है, बहुत इजी चीज है।
ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि बेस के साथ, उसका ऑपोजिट है पहले वाले के। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बच्चों बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सेम चीज बनती है, सोल्ट और वाटर। बताओ कोई इजी, इतना इजी क्या बताएं कितना इजी, ठीक है। फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों याद नहीं होती चीजें, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, सोल्ट और वाटर बना बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो हुआ क्या, एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है हमारा और उसमें हमने डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को इसमें डाल दिया, बेस में डाल दिया, बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बच्चों मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, वही रिएक्शंस के एग्जांपल दे रहा हूं जो आपने ऊपर यूज किए हैं, ताकि आपको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है, ध्यान दें। सेम उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सेड टू बी एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को यहाँ पर एसिडिक क्यों बोला, अभी तक समझ में आ गया होगा जैसे बच्चों को, क्या समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और वो हमें सोल्ट वाटर दे रहा है, दैट मींस कि बेस के साथ कौन आया, एसिड आया। तो इसका मतलब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर का है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्ट करने से सोल्ट वाटर बन जाता है, या मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा जानते हैं एसिड और बेस जब वाटर के अंदर होते हैं तो क्या होता है। ये टॉपिक है हमारा एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड बेस का सॉल्यूशन तैयार करते हैं पानी के साथ तो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों जब एसिड को एसिड को जो पानी के अंदर डाला जाता है, एक्चुअल में होता क्या है, वो H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। H+ आयन क्या देता है हमारे को, H+ वाले आयंस प्रेजेंट करता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो HCl जैसे कि एग्जांपल में HCl डाला मैंने, पानी के अंदर डाला तो हमारे पास H3O+ और Cl- ये आयंस हमें मिले। अब बात आती है ये H3O+ या बच्चों हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे, ठीक है। सर अभी आपने बोला H+ आयन देता हो, हाँ बच्चों H+ आयन ही देता है, बट H+ आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी के साथ जुड़ के जाता है। तो वहां पे आपके क्या है, जब पानी के अंदर उसको डाला जाता है तो H+ जो आयन है वो किसके साथ जुड़ जाता है, H2O के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि H3O+ बन जाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ये बहुत इजी है, यानी कि बात एक ही है, आप H+ लिखो या फिर H3O+ लिखो, बात एक ही है। चलिए तो यानी कि एसिड को अगर आप पानी में डालोगे तो बच्चों क्या देगा, वो हमारे को H+ आयन देगा। तो इसलिए एक बात याद रख लो, नोट कर लो इस चीज को कि एसिड H+ आयन देता है, ध्यान रखना, वाटर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, वाटर के ही प्रेजेंस में H+ आयन देता है, ध्यान रखना। और याद रहे एसिड H+ आयन देता है, इसलिए वो क्या है, एसिड है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों सेम इसी तरीके से बेसिस, अगर बेसिस की बात करें, बेस की, तो बेस हमें क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पानी के प्रेजेंस में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए NaOH को जब पानी में डालोगे तो बच्चों Na+OH-, यहाँ पर आप देखो OH- मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग उससे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर OH- मिल रहे हैं और यहाँ पर भी OH- आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी OH-, यानी कि बेस जो है वो वाटर के प्रेजेंस में हमारे को कॉमन आयन क्या देखने को मिल रहा है, OH-। इसका मतलब है सारे के सारे बेस, कोई भी बेस हो, पानी के प्रेजेंस में आते के साथ कौन से कॉमन आयन देते हैं बच्चों, OH- वाले आयन देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। चलिए आगे देखते हैं, एल्कलीज के बारे में जानते हैं बच्चों। थोड़ी सी बात एल्कलीज के बारे में करते हैं। एल्कलीज क्या है, तो कहते हैं ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जरूरी नहीं है सारे बेस पानी में डिसॉल्व हो, और जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो बच्चों पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कली के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे ये वर्ड बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर याद रखने वाली बात है। कॉमन एल्कलीज के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ कॉमन यानी कि कुछ सामान्य जो है एल्कलीज के नाम दिए हुए हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ये भी एक एल्कली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक एल्कली है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक एल्कली है। अब बात आती है नोट में क्या है, ऑल एल्कलीज आर बेस, बच्चों सारे के सारे एल्कली क्या है बच्चों, बेसिस हैं, यानी कि सारे के सारे एल्कली है भाई, एल्कली मतलब बेस, ठीक है। बट नॉट ऑल बेस आर एल्कली, नॉट एल्कली, सॉरी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि सारे के सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको हम एल्कली नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए अगेन थोड़ा सा एक बढ़िया टॉपिक यहाँ पर कह रहा है प्रिकॉशंस ले, देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। आपको एसिड और बेस को पानी में मिलाते वक्त कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। तो कहता है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड को मिलाया जाए
विद कांस्टेंट स्टीरिंग, यानी कि उसको धीरे धीरे अच्छे से हिलाते हुए यानी कि मिक्स करते हुए, एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ पे क्या बच्चों कि आपको जब भी एसिड या फिर बेस को किसी भी चीज को पानी के अंदर डिसोल्व करना हो तो ध्यान रखना क्या है कि पानी के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड या बेस को मिलाया जाए। उसका रीजन ये है बच्चों क्योंकि जब आप उसको ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाते हो तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड रिलीज करती है, तो हो सकता है उससे कोई भी जो है नुकसान पहुंच सकता है वहां पर। ठीक है, तो यानी कि एसिड जो है अगर आप उल्टा कर दो यानी कि एसिड के अंदर पानी मिला दो तो हाईली कंसंट्रेटेड हाईली जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हीट निकलेगी और वो आपको जला सकती है, आपके कपड़े खराब कर सकती है, आपके कपड़े को जला सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पर हो सकती है, हो सकता है आपका बिगड़ टूट जाए। तो इसलिए ध्यान रखते हैं क्या धीरे धीरे मिलाते मिलाते उसको ड्रॉप ड्रॉप करके मिक्सिंग करनी है वाटर के अंदर किसी एसिड या फिर बेस की, जिसको डाइल्यूशन प्रोसेस भी कहते हैं बच्चों। और डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है, बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया है बोर्ड पे बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट किया जाता है वाटर में मिलाने के बाद, यानी कि धीरे धीरे उसमें पानी जो है पानी का अमाउंट जो है बढ़ाते चले जाते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, पानी का जब अमाउंट बढ़ता चला जाता है तो एक सिंपल सी रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हाई हो जाती है, वहीं पर जो बेस या फिर हमारा एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या चली जाती है, लो चली जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से जो एक हिस्से वॉल्यूम में जो एसिड और बेस का कंटेंट आ रहा था, अब पानी बढ़ने के कारण वॉल्यूम पानी की बढ़ गई, पानी की वॉल्यूम बढ़ने के कारण वो पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हिसाब लगाए तो वहां पर एसिड और बेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर बेस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। सिंपल। चलिए, तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक सिंपल सा एक प्रोसेस है जो कि हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब बच्चों यहाँ पर है एक तरीके से एसिड और बेस कितना ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रेंथ उसकी। ठीक है, कितना ज्यादा एसिडिक होगा, कितना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में आपको रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको क्या करना है अपने नोट्स खोल के बैठने हैं। ठीक है, और आपको नोट्स भी नहीं बोलो, यहाँ पे नोट्स में दिखाई रहा हूँ, आपको बस सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, आपको रिवाइज रिकॉल होता रहेगा जो जो पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। बच्चों एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ आयंस पर और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर। सिंपल। ठीक है, बहुत इजी है, आप ये चेक करो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ज्यादा एसिडिक है, कम दे रहा है तो कम एसिडिक है। ठीक है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है इसका मतलब ज्यादा बेसिक है, कम आ रही है तो कम बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें बच्चों तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो बच्चों पीएच स्केल एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सर यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं इसको, कोई भी एसिड हो किसी भी कंसंट्रेशन का हो कैसा भी हो, कोई भी बेस हो किसी भी कंसंट्रेशन का हो कैसा भी हो, सबकी कंसंट्रेशन सबके पीएच यहाँ पर बता देता है, इस सबकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बता देता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सब पे अप्लाई जाता है। चलिए पीएच का मतलब क्या है बच्चों, पीएच जो है वर्ड पोटेंस इन जर्मन मींस पावर। यहाँ पर पी का मतलब पोटेंस है, पोटेंस वर्ड एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब पावर होता है। दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 जो कि वेरी एसिडिक माना जाता है टू 14 एल्कली माना जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वेरी एल्कलाइन। ठीक है, और 7 न्यूट्रल, यानी कि एक स्केल होता है सिंपल सा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं बच्चों, 0 से 14 और बीच में होता है 7। तो 0 से 14 जो नंबर होते हैं इसमें आपके एसिड और बेस लाई करते हैं। 0 से 7 तक एसिड होते हैं, 7 से 14 तक बेस होते हैं। जितना ज्यादा नीचे होगा यानी कि 7 से जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड माना जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। 7 से जितना ऊपर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। समझ में आई बात। तो ठीक है, तो बहुत इजी है पीएच पेपर की अगर बात करें। ठीक है, तो वहीं पर कहता है इज अ पीएच व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग पीएच। एक पेपर टाइप स्केल मिलता है उस पर मेजरिंग की जाती है पीएच की। अब कैसे है मेजरिंग, तो वेरिएशन देख लेते हैं हम। ठीक है, पीएच वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 14 तक, मैंने अभी आपको बताया। तो 0 पर अगर मैं बात करूं तो कलर ऑफ पीएच पेपर आपको बिल्कुल डार्क रेड दिखाई देगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, हाईली एसिडिक होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन वेरी हाई होगी 0 पर, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वेरी लो होगी, बहुत कम कंसंट्रेशन होगी। वहीं पर 4 नंबर पे देखा जाए तो 4 पे जो कलर आएगा पीएच का वो ऑरेंज या फिर येलो येलो दिखाई देगा आपको।
बहुत ज्यादा एसिडिक माना जाता है ये भी, ठीक है, एसिडिक होता है। और आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, वहीं पर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान से देखो 0 4 इन पर भी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है OH नेगेटिव ऐसा नहीं है इसमें होते ही नहीं है, होते हैं लेकिन कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। 7 पर अगर देखा जाए तो ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई देगा आपको, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन दोनों की होती है, दोनों मतलब कि कैंसिल कर जाती है और सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। 10 यानी कि 7 से थोड़ा ऊपर चले गए हम, ब्लू ग्रीन और ब्लू कलर थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन, मतलब कि ब्लूइश ग्रीन हल्का हल्का, ठीक है, और ब्लू कलर मेनली जब हमें दिखाई देता है वहां पर जो पता लगता है सॉल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, यानी कि हमारा बेस होगा। और अब बेस में क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 14 की अगर बात हो, डार्क ब्लू या फिर वायलेट, हाईली बेसिक, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है। बहुत इजी थी टेबल, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल दिए हुए बच्चों मैंने यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल है, ठीक है, जो कि मोर H प्लस आयन देते हैं, हमारे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड में CH3COOH यानी कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये सारे वीक एसिड में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो बच्चों तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है जो कि H प्लस आयन कम देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉरी ज्यादा देते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो OH NaOH हो गया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा OH नेगेटिव देता है, KOH हो गया हमारा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे। वीक बेस में अगर बात करूं तो वीक बेस में हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर वीक बेस में आ जाता है। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कराया आपको ताकि आपको रिकॉल हो जाए आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो मेरे साथ इस रिवीजन में जुड़े रहे, और साथ में ही बच्चों अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो तो मैं जैसे कि हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हमारी जो है संजय क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको फुली कोर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी, उसमें फुली कोर्स रिपोर्टेड कोर्स मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो भी कमेंट करें, और इस सीरीज में बने रहे हमारे साथ, रिवीजन करते रहे, फ्री की रिवीजन है, करते रहो बच्चों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।